मित्रों नमस्कार। आइए एक बार योगी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए योग की, जिसमें आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कामातुर या वैश्यागामी योग। इस योग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पूरी कुंडली में ये योग किन किन परिस्थितियों में बनता है और इसका दुष्प्रभाव या प्रभाव जीवन में क्या है, इस बात पर चर्चा की जाए और उसका पूर्ण विश्लेषण देने का हम आपके सामने प्रयास करेंगे। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ कामातुर या वैश्यागामी योग, और मैंने उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली का सहारा लिया है और यहां पे मैंने 6 शर्तें लिखी हुई हैं। इन 6 शर्तों में कोई भी अगर शर्त आपकी कुंडली पे लागू होती है तो आपके जीवन में इस योग का निर्माण हो जाता है। यह योग है क्या, कि क्यों हम इस योग की आज चर्चा कर रहे हैं, आपसे इस योग के बारे में बात क्यों की जा रही है। तो देखिए, जैसा शब्दों से ही विदित है, कामातुर या वैश्यागामी योग, यह योग जिन जातकों के कुंडली में निर्मित होता है वो जातक सामान्य जातकों की तुलना में ज्यादा काम वासना के प्रति प्रेरित होता है। बस इतना ही हम कहेंगे। और उसका नुकसान क्या है, इसकी चर्चा वीडियो के अंत में की जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पूरी कुंडली में इस योग का निर्माण जो होता है उसमें पहली शर्त है 7वें भाव का मालिक 12वें में और 12वें का मालिक 7वें में बैठ जाए। तो इसी कुंडली में देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, 7वें भाव के मालिक शुक्र बनते हैं और 12वें भाव के मालिक गुरु बनते हैं। तो मैंने शुक्र को स्थान दिया 12वें भाव में और गुरु को स्थान दिया 7वें भाव में। तो अगर ऐसी कंडीशन कुंडली में बनती है तो पहली शर्त पूरी हो जाती है। इसका मतलब उस जातक के जीवन में वैश्यागामी या कामातुर योग प्रभावी है। अगली शर्त, 7वें भाव का स्वामी बुरे ग्रहों के साथ और 7वें भाव का कारक भी बुरे ग्रहों के साथ हो तो भी कामातुर योग का निर्माण होता है। अब 7वें भाव का स्वामी बुरे ग्रहों के साथ, अब देखिए मेष लग्न की कुंडली में 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव मतलब तुला राशि यहां पड़ती है, इसके स्वामी शुक्र बनेंगे। तो पहली बात क्या, 7वें भाव का स्वामी बुरे ग्रहों के साथ बैठा हो। बुरे ग्रहों में शनि राहु केतु मुख्यतः आते हैं। कुछ परिस्थितियों में मंगल और सूर्य को भी गिना जाता है, लेकिन शनि राहु केतु पे ही फोकस करना है। मंगल वास्तव में क्रूर ग्रह होते हैं। तो 7वें भाव का स्वामी बुरे ग्रहों के साथ, मतलब शुक्र पूरी कुंडली में कहीं भी बुरे ग्रहों के साथ, मतलब शनि राहु केतु के साथ बैठ जाए तो भी एक बात पूरी हुई। दूसरी बात, 7वें भाव का कारक ग्रह भी बुरे ग्रहों के साथ हो। तो मेष लग्न की कुंडली में 7वें भाव का कारकत्व भी जेंट्स की कुंडली में शुक्र के पास ही होता है, क्योंकि शुक्र जेंट्स की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं। अब वहीं अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो वहां पति का कारक गुरु होते हैं। तो गुरु, एक तो शुक्र शनि राहु केतु किसी के साथ बैठ जाए पूरी कुंडली में, क्योंकि वो 7वें भाव के स्वामी बन गए। दूसरे, गुरु जो है वो पूरी कुंडली में कहीं भी शनि राहु केतु के साथ बैठ जाएं तो स्त्रियों की कुंडली में, लेडीज की कुंडली में कामातुर या वैश्यागामी योग का निर्माण हो जाता है। अब अगली शर्त क्या है, शुक्र पावरफुल होकर 7वें भाव में बैठ जाएं। मेष लग्न की कुंडली में 7वें भाव ये होता है जहां तुला राशि है। इसके अलावा अगर यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो फिर यहाँ 8वीं राशि आएगी जिसके मालिक मंगल होते हैं।
शुक्र अब मेष लग्न हो, चाहे वृषभ लग्न हो, चाहे मिथुन लग्न हो, चाहे कर्क लग्न हो, बात यहां की जा रही शुक्र पावरफुल होकर सेबंध भाव में बैठ जाए। मतलब शुक्र जो है इनके पास डिग्री वाइज बल युवा अवस्था का होना चाहिए। मतलब 14 या 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अगर शुक्र है और सेबंध भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक का संबंध कई स्त्रियों के साथ होता है। अपनी पत्नी के साथ तो संबंध होता ही होता है, साथ में बाहर वाली स्त्रियों के साथ भी उसके संबंध होते हैं। ये भी वैश्यागामी योग की एक शर्त है। अगली शर्त क्या है? सप्तमेश राहु या केतु के साथ, या राहु या केतु खुद सप्तम भाव में। सप्तमेश मतलब सप्तम का जो ईस्ट है, सप्तम का जो मालिक है। मेष लग्न की कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र बनते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो सप्तम के मालिक मंगल बनेंगे। मिथुन लग्न की अगर कुंडली होगी तो सप्तम के मालिक गुरु बनेंगे। इसी हिसाब से कर्क लग्न की कुंडली अगर होगी तो सप्तम के मालिक बुध बनेंगे। क्या रहा? सप्तमेश राहु या केतु के साथ बैठ जाएं। मतलब मेष लग्न की कुंडली में शुक्र राहु या केतु के साथ बैठे हो पूरी कुंडली में कहीं भी, और राहु और केतु खुद सप्तम भाव में बैठ जाएं, या मतलब पहली शर्त पूरी हो जाए या राहु केतु खुद यहां बैठ जाएं, तो भी कई स्त्रियों के साथ ऐसे जातक का संबंध होता है। ये हुई चौथी शर्त। पांचवी शर्त क्या है? बुध और गुरु एक साथ सप्तम भाव में बैठ जाएं। मतलब सातवां भाव मेष लग्न की कुंडली में सातवां भाव शुक्र के पास है। इस सातवें भाव में क्या हो? बुध और गुरु इस सातवें भाव में बैठ जाएं तो भी ये योग प्रभावी हो जाता है। मतलब बुध भी यहां हूं गुरु के साथ साथ, तो क्या होगा? कई स्त्रियों के साथ ऐसे जातक के संबंध होंगे। बुध और गुरु एक साथ बढ़ जाए तो वैश्यागामी योग का निर्माण हो जाएगा। अंतिम शर्त क्या है? शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों और वे पाप प्रभाव में हों। तो पहले ये जानिए, शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों मतलब कहने का क्या है? हड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान से। शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों, ये नहीं दिया है किस भाव में, पूरी कुंडली में कहीं भी कहने का मतलब है। मान लीजिए यहां पे शुक्र चंद्रमा एक साथ अगर नवम भाव में बैठ जाएं, आगे क्या कर रहा है? शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों और वे पाप प्रभाव में हों, ये जरूरी है। तो पाप प्रभाव कैसे बनेगा? एक तो पाप करती योग खुद है, मतलब जहां शुक्र चंद्रमा बैठे हों उससे अगले एक भाव में और उसके पिछले एक भाव में क्या हो? शनि राहु केतु यहाँ पे उसमें से एक ग्रह हो और शनि राहु केतु इन दोनों में से एक ग्रह यहाँ हो, तो ये यहाँ पे पाप करती योग का निर्माण हो गया। तो ये पाप प्रभाव में आ गए, पहली शर्त। दूसरा पाप प्रभाव क्या है? शनि राहु केतु में से कोई भी यहाँ बैठेगा तब भी शुक्र और चंद्रमा पाप प्रभाव में आएंगे, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं और कंजंक्शन बनेगा तो उनका असर इन पे पड़ना ही पड़ना है, तब भी पाप प्रभाव है। उस कंडीशन में भी कामातुर या वैश्यागामी योग का निर्माण होता है। एक और बात इसमें देखी जा सकती है, जैसे शनि राहु केतु कहीं बैठ जाए पूरी कुंडली में, उनकी सप्तम दृष्टि शुक्र और चंद्रमा पर पड़ जाए तो भी पाप प्रभाव में, क्योंकि सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है और पूर्ण दृष्टि में कोई भी ग्रह अपना पूरा कारकत्व सामने वाले में ट्रांसफर कर देता है, तो भी ये शुक्र और चंद्रमा पाप प्रभाव में आ गए और वैश्यागामी योग का निर्माण हो गया। अब वैश्यागामी योग का प्रभाव क्या है?
ये मैंने पहले ही बताया, फिर से थोड़ा विश्लेषण के साथ। मुख्य असर क्या होता है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। लेकिन एक शर्त है, जो ये तीसरी शर्त है, ऐसा जातक कहेगा नहीं मेरी पत्नी भी खुश है और बाहर वाली भी खुश है, हाँ मैं भी मानता हूं, लेकिन ये फौरी तौर पर है, अंततोगत्वा आपका किया हुआ पाप खुलेगा जरूर, और तब आपका जीवन खराब हो जाएगा। मुख्य रूप से दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन खराब होने का मतलब है कि जीवन का 70%, लाइफ का 70%, 60% स्पैन खराब हो गया और आप दुरूह जीवन जी रहे हैं, सीधा सा मतलब बताने का। तो इन जातकों, ये जातक तो कुछ परिस्थितियों में कह सकते हैं जहां पे ये शर्त बनती है कि मेरा दाम्पत्य जीवन भी सुखी है और बाहर की तो बात ही, लेकिन ये गलत है। इनका भी किया हुआ दुष्काम कभी ना कभी सामने आता ही है और उसका भी जीवन दुरूह हो जाता है, चाहे कुछ ही सालों में। तो ये 6 शर्तें हैं। ये 6 शर्तें किसी लग्न की कुंडली में कहीं भी लागू हो जाएं तो जातक कामातुर या वैश्यागामी योग से प्रभावित होता है, और मुख्य रूप से ये योग आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट करता है। इस योग का इस दुर्योग का, इसे योग नहीं कहेंगे, दुर्योग, इस दुर्योग का निवारण क्या है, इसका डिटेल मैं आगे जब रेमेडी प्रारंभ करूंगा, हर योगों को खत्म करने के बाद योग दुर्योग, उसका जब रेमेडी की बात आएगी तब उसमें मैं इसका पूरा डिटेल दूंगा कि इसको किस तरीके, खत्म तो किसी योग और दुर्योग को कभी नहीं किया जा सकता, उसके प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसका विश्लेषण आगे करेंगे। इसी के साथ आपसे इस वीडियो को समाप्ति तरफ ले जाने के लिए आपसे आज्ञा की अपेक्षा करता हूं। पूर्ण विश्लेषण हो गया है, एक बार प्रभु का नाम लिया जाए और इस वीडियो को समाप्त किया जाए। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा